Hello everyone, very good morning to all of you. निधि, प्रीतम, सम्राट, सनी, पुष्कर, अग्रराज, धीरज, तपस, प्रीतम, संजय, प्रमोद, अंशुल, आप सभी को मेरी आवाज मिल रही है? शिवराज, हेमा, अवनीश, प्रियरंजन, शुभम, रियाज, जफर, अभिषेक, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता दिया प्रमोद ने, कुलदीप, रवि, एमजी, पूजा, सुजीत, शिवम, निधि, विशाल। अब सबका कमेंट नहीं दिखाई देगा आपको, आपके इंडिविजुअल कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को भाई। आरव, प्रतीक, निर्भय, दिनेश, अंशुल, शुभम। चले हाँ विकी, आपका भी नाम ले लिया भाई, बहुत तेजी से नाम जाते हैं एक्चुअली। आपको लग रहा होगा आप एक कमेंट से काम करेंगे और क्लास के अंत तक मैं पूरी कोशिश करूंगा आज की क्लास में, अभी हमारे पास 1.5 घंटे हैं, और आप इस बीच में कमेंट नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि बीच में फिर जो कंटिन्यूएशन है, जो फ्लो है, वो फिर ब्रेक हो जाता है। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप तभी यहाँ पे कमेंट करें, क्योंकि फिर उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है? तो अभी मैं चाहूंगा कि कोई भी कमेंट अभी ना करे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। राम, शिवम, जफर, पहली बार कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। तो आइए अब जरा इधर ध्यान लगाते हैं और बातों को समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ABCD जिसे हम कहते हैं। तो देखो, अगर आप इंग्लिश की बात करो तो पहली बात यह कि एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, एक भाषा है, विषय नहीं है। तो भाषा और विषय का फर्क क्या हो जाता है कि किसी भी भाषा के ऊपर आपकी कमांड तब होती है जब उस भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की समझ आपको होती है, और उन शब्दों को अरेंज किस तरीके से करना है एक वाक्य में या प्रयोग में, वो आपको उस भाषा का व्याकरण सिखाता है। यानी हम किसी भाषा की बात करें तो वहां पे 2 बेसिक पिलर्स हमारे आते हैं, वोकैबुलरी एंड उस भाषा की ग्रामर, व्याकरण। तो अगर हम इस भाषा की बात करें तो बिल्कुल बेसिक एंटिटी जो भाषा में होती है वो उसके अक्षर होते हैं। तो सबसे बेसिक एंटिटी हमारे पास क्या है? लेटर्स है। लेटर्स के बाद बारी आती है अल्फाबेट की। अब जरा इनमें क्या फर्क है वो देख लेते हैं। लेटर्स की हिंदी होती है अक्षर, यानी आप उसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, M, K, T, एनीथिंग लाइक दैट। बट अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है? बहुत सारे लोग अल्फाबेट को लेटर के लिए कंफ्यूज करते हैं, उनको लेटर और अल्फाबेट का फर्क नहीं पता लगता। तो अल्फाबेट जो है दैट इज अ वर्ड माला, यानी लेटर्स का जो बिल्कुल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। जब आप ABCD से लेकर के Z तक लिखते हैं तब इसे हम वर्ड माला कहते हैं, जो हिंदी में आप देखिए तो 52 अक्षरों की है और अंग्रेजी में 26 अक्षरों की। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, पूरा ध्यान यहां बनाए रखिएगा। अगली कड़ी कौन सी होती है? अल्फाबेट को मिलकर या लेटर्स को मिलकर क्या बनता है? ना कि अल्फाबेट, लेटर्स को मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं आप। उसके बाद क्या होता है कि शब्दों के समूह को वाक्य कह लेते हैं। लोग सीधा जंप कर जाते हैं सेंटेंस के ऊपर, लेकिन कल की क्लास में आपने देखा कि हमने जब मेरे डिक्शन का सेंटेंस लिया था तो बड़ा लंबा सा सेंटेंस था और हम उसके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम ये सब पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो वो न पहचान पाने का कारण यह है कि शब्द और वाक्य के बीच में 2 और कड़ियां होती हैं जिन्हें हम मिस कर देते हैं। पहली कड़ी है फ्रेज, तो शब्दों का समूह फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज के बाद जो थोड़ी सी उससे बड़ी कड़ी है वो क्या है? वो है क्लॉज, और क्लॉज के बाद बारी किसकी आती है? सेंटेंस की। अब आज की क्लास में हम इसी बेसिक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को देख लें जो एग्जाम में आता है, आप इंग्लिश को नॉर्मली पढ़ने की बात कर लो, हर जगह पे सेंटेंस आएगा। हम जब ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर शुरू करेंगे, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो कॉन्सेप्ट के बाद जब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे आएंगे तो उन क्वेश्चंस में भी आपको सेंटेंसेस ही मिलेंगे। अगर आप एक बड़े सेंटेंस या एक सेंटेंस के क्या-क्या टुकड़े होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो जाहिर तौर पे हर एक चैप्टर में आपको समस्या होगी। इसीलिए सब कुछ पढ़ने के बाद ना तो आप पहचान पाते हैं और ना तो एक सेंटेंस के टुकड़े कर पाते हैं। आपको लिखने में भी दिक्कत है और बोलने में भी दिक्कत है, आपकी सारी समस्याओं का पता है मुझे। तो अब नई समस्या यहां पे क्या है? वो ये है कि भाई फ्रेज हो, क्लॉज हो, सेंटेंस हो, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ये शब्दों के ही समूह हैं। ये तीनों शब्दों का समूह है, ये इन तीनों के बीच में कॉमन बात है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा, तभी इनके नाम में फर्क है। तो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क है ये हमें समझना होगा, लेकिन उसके पहले तो हमें शब्द की पहचान होनी चाहिए, वर्ड्स, राइट? और अब यहां पे रोल आता है किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज की क्लास में हम जो पार्ट्स ऑफ हमारे स्पीच हैं उनको समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते क्यों हैं, और जो हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बेसिक डेफिनेशंस को आज हम ब्रश अप करेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे ब्रश अप करेंगे कि एक सेंटेंस में जब वो इस्तेमाल हो तो आपको समझ में आए कि यार क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, आखिर इनका फंक्शन क्या है। कल के क्लास में आपने देखा कि हमें इन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जा रहा था, अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि ये है क्या तो हम उनको पहचानेंगे कैसे। तो अब जबकि हमें ये समझ में आ गया कि एक सेंटेंस के बनने के पीछे इतनी सारी चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स को, और इसको डिस्कस करने के लिए टर्म समझना बड़ा जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या मतलब है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि अगर आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते या बोलते हैं, तो उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले शब्द इन्हीं 8 में से कुछ ना कुछ होते हैं। और वो 8 कौन कौन से हैं? बचपन से पढ़ रहे हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो कहने का मतलब कि अगर किसी से कोई सेंटेंस लिखा जाए, उस सेंटेंस के हर हम शब्द को पकड़ें तो वो शब्द इन्हीं 8 में से कुछ ना कुछ होंगे। और अगर आपके पास ये ताकत आ जाए कि एक शब्द के इस्तेमाल के आधार पे, प्रयोग के आधार पे आप ये पहचान पाओ कि वो इन 8 में से क्या है, तो आपके ग्रामर की बहुत हद तक समस्या दूर हो जाएगी। कल के क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर बस आपको ये पता होता कि यार इसमें से नाउन क्या है, इसमें से क्या है, इसमें से वर्ब क्या है, तो कल सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लिए होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेसिक्स का एग्जाम होता है एसएससी का। लेकिन क्योंकि ना पहचान पाए हम इनको और इनका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, इसलिए हमें दिक्कत होती है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 बात की है। एक तो हमने समझा कि बिल्कुल बेसिक कड़ी ABCD से शुरुआत करके एक बेसिक सेंटेंस को हम समझने की कोशिश में है, लेकिन सेंटेंस को समझने से पहले हम शब्द को समझने की कोशिश में है कि एक सेंटेंस में शब्द इस्तेमाल होते हैं वो इन 8 में से क्या होंगे, हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो अब आप ध्यान देंगे इन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन के ऊपर कि इनका काम क्या है, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर का मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही है कि एक शब्द अगर अलग अलग जगह लगता है तो उसका फंक्शन अलग अलग हो जाता है। और समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहली जो हमारी कड़ी में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो किसका आता है? नाउन का।
अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नाउन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। हम टाइप वाइप तो सब डिटेल में पढ़ेंगे, पहले बाद में पहले पहचान लेते हैं। देखो नाउन की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है कि नाउन इज नथिंग बट नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। बीच में कमेंट ना करें अभी, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। नाउन क्या बोला गया है इसकी डेफिनेशन में, नेमिंग वर्ड होता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो हमारी डेफिनेशन है पर्सन प्लेस आर थिंग, उसमें एक नाउन का प्रकार एडजस्ट नहीं होता और वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि भाववाचक संज्ञा ना तो पर्सन होता है ना प्लेस होता है ना थिंग होता है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी विकलांग है नाउन की, और आप इसके डेफिनेशन को अगर सही करोगे तो क्या हो जाएगा कि नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन, और उसमें इनटेंजिबल यानी जिनको टच नहीं किया जा सकता वो भी कवर हो जाती है। लेकिन हम डेफिनेशन उसमें भी नहीं जा रहे, वो तो हम नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। फंक्शन की बात हो रही है। तो देखो नाउन का काम क्या है। नाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल निभाना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और क्या काम है इसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इनके फंक्शन है। अब ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है कि ये किस चिड़िया का नाम है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बट ये तो आप बेसिक बचपन से पढ़ रहे हो। अब आप देखो अगर इंग्लिश में हम कोई भी बेसिक सा सेंटेंस लिखें, जैसे कि राज लाइक्स सिमरन, तो इस बेसिक सेंटेंस का सिंटैक्स क्या है, तरीका क्या है लिखने का। राज यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक्स जो है वो वर्ब है, और सिमरन क्या है, ऑब्जेक्ट। राज लाइक्स सिमरन। सब्जेक्ट किसे कहते हैं इस बात की समझ में रख लेंगे अभी। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ करता होता है, करता का मतलब काम करने वाला होता है। ये थोड़ी सी गलतफहमी है, ये अधूरी बात है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन तो होता है, काम करने वाला होता है, जैसे यहाँ लाइक करने का काम राज कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट आप उस शब्द को भी कहते हैं जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही हो। जैसे आप कहो कि इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज, इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज, तो इस सेंटेंस में जो इंग्लिश शब्द है ये क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट, क्योंकि पूरे सेंटेंस में इंग्लिश के बारे में ही बात हो रही है, इंग्लिश मेरी प्रिय भाषा है, राइट। अगर आप कहते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ऐसा नहीं कि इंग्लिश और दिल्ली जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन में काम करने वाले हैं, लेकिन ये वो शब्द है जिनके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, और वो शब्द जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की कि वर्ब के बाद आने वाले हर शब्द को वर्ब का ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये एसवीओ रख लेते हैं, एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्योंकि हिंदी में ये इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, राज सिमरन को लाइक करता है, हिंदी में क्या हो जाएगा, राज सब्जेक्ट, सिमरन जिसको लाइक कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और लाइक करता है वर्ब। इंग्लिश में ये एसवीओ होता है। हमें ये क्लैरिटी रखनी है कि वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो वर्ब को रिसीव करता है, यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या है, डूअर, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट कौन है, रिसीवर ऑफ एक्शन। मोटे मोटे टर्म्स में ये बात आप समझ लें हमेशा के लिए, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, यानी जो लाइक किया जा रहा है वो लाइक वाला एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, किसको लाइक किया जा रहा है, तो सिमरन को किया जा रहा है। और राज और सिमरन दोनों यहाँ पे क्या है, नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। अब अगला टर्म है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आइए इसकी बात जरा हम कर लेते हैं। सारे फंक्शन बता रहा हूं मैं आज, ब्रश अप करके बेसिक रोल आप समझ सको सेंटेंस में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, राइट। अब अगर इस सेंटेंस को आप तोड़ते हो, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है कि आप एक विद्यार्थी हो, यू इज द सब्जेक्ट, आर इज अ वर्ब, स्टूडेंट इज नाउन। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। लेकिन अब आर को लेके भी आर वर्ब है, लेकिन वर्ब की डेफिनेशन आज हम ब्रश अप करेंगे। हम डेफिनेशन बोलते हैं वर्ब जो है एक्शन वर्ड है। आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं। आर यहां पे एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, एक्शन के बारे में हमेशा मेन वर्ब बात करते हैं। तो यू आर स्टूडेंट, यहां पे वर्ब के बाद ये जो नाउन आया है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब का मतलब एक एक्शन होता है, जो एक्शन को रिसीव करेगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे ये नाउन क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है यहां पे यू, और ये इस यू की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है कि आप कौन हो, तो आप एक स्टूडेंट हो, राइट। तो ये बात भी ध्यान में रखनी कि वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है। देखो कॉम्प्लीमेंट शब्द की शुद्ध हिंदी होती है पूरक। याद रखना बड़ा आसान है, जो कंप्लीट करे। मैथ्स में पढ़ते हो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण 75 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 15 हो जाएगा, 75 × 15 = 90, 90, राइट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं ये कहता हूं कि यू आर सिंसियर, अब आप देखिए यू आर सिंसियर, तो यहां पे भी अगेन आर आ चुका है, और इस आर के बाद क्या ये कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, ये यहां पे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। यहां पे आपकी क्वालिटी बताई जा रही है कि तुम कौन हो, तो तुम सिंसियर हो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम न रटें कि वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद नाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, और यहां पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट तब कहोगे जब कोई मेन वर्ब होगा। अगर एज, एम, आर, वाज, वर ये आए हुए हैं और उसके बाद नाउन है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा होगा। आप बोलिए माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। अब यहां पे डॉक्टर शब्द क्या है, तो नाउन है, लेकिन क्या ये नाउन ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, मेरे पिता की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। यहां पे नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है। तो मैं तो अभी आपसे ये कहूंगा, क्योंकि मैं अभी ज्यादा गहराई में भी नहीं जा रहा, बस बेसिक लेवल पे हम ब्रश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बस इतना ध्यान में रखो कि भाई नाउन का काम सब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का है। अगली क्लास में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को और गहराई में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। हाँ जी, तो नाउन का काम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नोट्स को जरूर कर लीजिएगा, आगे के नोट में जब सेंटेंसेस और बताऊंगा तो इनके एग्जांपल्स आप नोट करिएगा। अभी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है जो बिल्कुल जिनके बेसिक्स गायब हैं, तो अभी तो बस इतनी चर्चा समझिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला काम क्या है, अगला टर्म हमारे पास आता है प्रोनाउन। हिंदी होती है सर्वनाम, फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें फंक्शन पहचानना है, रोल। वो शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्यों नाउन की जगह इस्तेमाल करना भाई, नाउन में क्या कमियां आ गई, खामी आ गई, तो उसका पॉइंट ये है कि नाउन के बार बार रेपिटेशन से बचने के लिए हमने प्रोनाउन को ढूंढा। क्योंकि आपने अगर किसी सेंटेंस में नाउन का जिक्र किया, उसके बाद आप बार बार उस नाम को न लिखना पड़े आपको, ठीक है। सो आप अगर ये कह रहे हैं कि आयुष्मान खुराना हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, आयुष्मान खुराना बिलोंग्स टू चंडीगढ़, आयुष्मान खुराना डिड हिज फर्स्ट मूवी इन 2011, बार बार आयुष्मान खुराना लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सेंटेंस में लिख दिया, उसके बाद जहां भी हमें उनके नाम का जिक्र करना हो हम उसकी जगह पे ही लगा सकते हैं। तो यही काम है प्रोनाउन का। और जब हम वो कह रहे हैं कि भाई प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब जो रोल नाउन का होता है एक सेंटेंस में, वही रोल किसका होगा, प्रोनाउन का होगा। तो राज लाइक सिमरन जैसे मैंने यहां पे लिखा है, अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कि भैया मुझे इन नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, तो राज कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस होगा, ही, लाइक्स, और सिमरन के लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल दूंगा मैं मेरे भाई, डोंट वरी, वीडियो रुक रही है ओके। हाँ जी, यहां पे क्या लिखा जाए, अभी ऑब्जेक्ट को ढंग से समझना तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम उनके प्रॉपर।
कौशल जी को शी लग रहा है, बाकी लोगों को हर लग रहा है, मनीष को शी लग रहा है, हर लग रहा है। चलिए, तो अब ये वाली बात कि कुछ लोगों को अगर शी लग रहा है, कुछ लोगों को यू लग रहा है वहां पे, तो यहां पे सिमरन के लिए शी नहीं होगा, यहां पे सिमरन हो जाएगी हर। लेकिन अगर मैं पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेता हूं, सिमरन मैडम को इधर लेके आता हूं कि सिमरन लाइक्स राज, सिमरन लाइक्स राज, तो अब सिमरन मैडम जो दो चार लोगों ने शी कहा है उनके अरमान पूरे हो जाएंगे। सिमरन के लिए अब प्रोनाउन शी आएगा लाइक्स, और राज साहब जो है वो अब ही नहीं रह पाएंगे, उनको क्या हो जाना होगा, हिम। तो यहां पे प्रोनाउन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो केसेस ऑफ प्रोनाउन करता है कि भाई आप प्रोनाउन के किस केस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, एम्फैटिक केस, इनकी पूरी डिटेल्ड स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। अब यहां पे राज जब सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो हमने सब्जेक्टिव केस लगाया ही, जिसकी हिंदी होती है वह। लेकिन वही राज जब यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया तब हमें उसके लिए लगाना पड़ा उसको, ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ही सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के तौर पे, और ही क्या, हिम क्या है यहां पे ऑब्जेक्टिव केस। वैसे सिमरन जब सेंटेंस की सब्जेक्ट है तो यहां पे आ गया शी, और जब यहां पे सिमरन ऑब्जेक्ट थी इस सेंटेंस के वर्ब की, तो हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्टिव केस। इसी को केस कहते हैं। ये नहीं सोचोगे कि राज तो ही है, सिमरन शी है, नहीं, हम इंडिविजुअल वर्ड की बात नहीं कर रहे, हमने अब उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना शुरू किया है, और सेंटेंस में प्लेसमेंट के आधार पर तय होता है कि कौन सा केस लगेगा या कौन सा रोल वो पर्टिकुलर शब्द निभा रहा है। अब इसी आधार पर मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछता हूं, ये तो बेसिक समझ में आ गया। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई योर्स इज अ यूनिक आइडिया, योर्स इज अ यूनिक आइडिया, कितने लोगों को लग रहा है ये सेंटेंस सही है? सोम जी, हिज का मतलब होता है उसका और हिम का मतलब होता है उसको। हिज पजेसिव केस है जो संबंध बताता है। गलत है, सही है, गलत है, रॉन्ग है, सुमन पीयूष गलत है, शुभम कलाम रॉन्ग है, गलत है, सही है, राइट है, रॉन्ग है। तो बस अब आप देखो, हाँ एमडी उसको डिटेल में बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि ये कह रहे हैं ये गलत है, और कुछ लोग कह रहे हैं सही है। तो यहां पे ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। अभी कंफ्यूजन आपको क्यों है? ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि इन शब्दों की पहचान नहीं है आपको। योर्स जो है ये होता है पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब आपको याद होगा कि बचपन में आपने कुछ सेंटेंसेस इस तरह से पढ़े हैं, जैसे कहा गया आपको बचपन में कि बेटा दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक एंड दिस बुक इज योर्स। ये सभी ने पढ़ा है बचपन से, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स। अगर क्लास में पूछोगे कि भाई दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, तो बच्चा कहता है दोनों का मतलब एक ही है। नहीं, वो बात चलो ठीक है भाई, दोनों का मतलब एक ही है। एक ही मतलब को, एक ही बात को कहने के ये दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहां पे फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे क्या फर्क है? बुक शब्द यहां पे नाउन है, और जो शब्द नाउन के पहले आकर के उसको मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, वो विशेषण होता है, राइट? एडजेक्टिव। तो योर एडजेक्टिव है, बट दिस बुक इज योर्स के अंदर ये जो योर्स है ये प्रोनाउन है।